नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम खास खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास खबर के सहारे हम कुछ ऐसी खबरों पर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं जिन खबरों को लेकर पिछले 24 घंटे के दौरान सियासत गर्म है। हाईकोर्ट भी नाराज है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। जज भी सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध हो रहे हैं। अपराधियों के पकड़े जाना तो दूर, उस तरह से कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सरकार वही है, सीएम हमारे वही हैं, पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस अधिकारी भी अधिकांश वही अधिकारी हैं। लेकिन आखिर हो क्या रहा है, अपराध थम क्यों नहीं रहा है? कई ऐसे सवाल हैं। धान का इशूज है, धान खरीदारी को लेकर इशूज है, कई तरह से लालू यादव के कारण झारखंड सरकार पेशोपेश में है। कई इशूज है जिन इशूज पर हम विशेष तौर पर इस खास खबर सेगमेंट के दौरान चर्चा करेंगे। जी हां, साहब पर सरकार मेहरबान क्यों है? नालंदा में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। यूं कहें तो अपराधी बेकाबू है लगातार, लेकिन फिर भी एसपी साहब बने हुए हैं। गृह जिला है हमारे मुख्यमंत्री का, चाहे शराबबंदी का मसला हो, चाहे आपराधिक घटनाओं का मसला हो, लगातार नालंदा सुर्खियों में बना हुआ है। फिर भी एसपी साहब बने हुए हैं क्योंकि पुलिस कप्तान है। जिम्मेवारी, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इनकी है। किनकी मेहरबानी है? नालंदा में जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपराधी खुलेआम जज पे गोली चला रहे हैं। राजगीर में एक सप्ताह पहले खुलेआम बाइकर्स गैंग गुंडागर्दी करते रहे और पुलिस भागती रही। डॉक्टर की हत्या हो रही है, सरेआम लूट हो रहा है, फिर भी सरकार खामोश है। आखिर इस एसपी साहब पर मेहरबानी किसकी है? तो जरा पहले नालंदा की उन चीज़ों को हम पहले देख लें कि पिछले एक सप्ताह 10 दिनों के दौरान कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं नालंदा में घटी हैं। जरा इसको पहले देख लेते हैं और कितना आक्रोश है लोगों में। ये तस्वीर राजगीर की तस्वीर है। शाम के समय में बाइकर्स गैंग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लोगों को पीटते हैं, पुलिस भागती रहती है। ये स्थिति है नालंदा का। और कल तो जज साहब पर हमला हो गया, और इस तरीके से नहीं, जज साहब की गाड़ी सरेआम बाजार में रोककर फायरिंग होती है उन पर, कार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर राज्य में जज सुरक्षित नहीं है। फिर ये शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? 23 तारीख को इस पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। सरकार को 23 तारीख तक जवाब सबमिट करने को कहा है। चलिए, इस इशूज पे हमारे साथ नालंदा से जुड़ गए हैं राजकुमार। राजकुमार, आपके जिला में क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है जो क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा? और आए दिन लगातार घटनाएं भी हो रही है और एसपी साहब बने हुए हैं। किनकी मेहरबानी है इन पर? देखिए संतोष जी, नालंदा में इन दिनों जो है क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। आए दिन हत्या, लूट जैसी घटनाएं घट रही है। इसके अलावा कई बार रंगदारी का भी मामला सामने आया। अभी कुछ दिन पिछले शनिवार की बात करें तो राजगीर में कुछ उपद्रवी तत्व आए और दुकानदारों का अचानक पीटना स्टार्ट कर दिए। किन्हीं को ये समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों पीट रहे हैं। उस दौरान चौक पर पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई थी, लेकिन अपराधी को देखकर पुलिस वहां पर भागना ही मुनासिब समझे। तो ऐसे में दुकानदारों की सुरक्षा कौन करेगा, स्थानीय लोगों की सुरक्षा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अलावा हम बात करें हिलसा की, हिलसा में किसान जो अपने खून पसीने से मेहनत कर धान की कटाई कर अपने खेत में लाया था, उसके पींज के अगोरिया कर रहा था। इसी बीच अपराधी आते हैं और उन्हें चाकू घोंप कर हत्या कर देते हैं। तो ना यहाँ दुकानदार सुरक्षित समझ में आ रहा है, ना किसान सुरक्षित है। और अब तो कल जो ताजा मामला है हिलसा का ही, जज पर जिस प्रकार से हमला हुआ, ऐसे में नालंदा की पुलिस व्यवस्था पर काफी सवाल उठ रही है और लोग औचक में कि आखिर अब हम किसके सहारे रहे। जी संतोष जी, वाकई में जो सवाल है राजकुमार, लगातार अगर हम घटना की बात करें, सरेआम घटनाएं घट रही है। शराबबंदी को लेकर भी कई तरह की खबरें आती रहती है नालंदा से। एसपी साहब का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिस तरीके की मुस्तैदी दिखनी चाहिए, ये साइबर क्राइम के एक्सपर्ट माने जाते थे। पटना में इनकी पहचान थी, लेकिन नालंदा जाते पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। वो उस तरीके से चीजें सामने नहीं आ रही है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
इसकी वजह क्या है? नालंदा जहां मुख्यमंत्री के गृह जिला है, अगर वहां पे अपराधी बेलगाम हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? देखिए संतोष जी, सबसे बड़ा बात यहाँ नालंदा में ये आ रहा कि एक एक थानेदार 3-4 साल से एक एक थाने में डटे हुए हैं, और जाहिर तौर पर जहाँ ज्यादा दिन तक लोग रह जाते हैं वहां पर आसपास के लोगों से दोस्ती बन जाती है, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। यही मेन वजह है कि यहाँ पर जो है आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले यहाँ पर इस्लामपुर और मानपुर की बात करें तो यहाँ बालू माफियाओं ने तांडव मचा दिया था। दिन दहाड़े आए दिन जो पुलिस को जो व्यक्ति सूचना देता था बालू उठाने का, उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी। ऐसे ऐसे नालंदा में घटना घटी है, बावजूद इसके यहाँ पर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। एसपी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं, एसपी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, बावजूद अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। जी, सेक्टर के होटल पे घुसकर दिन दहाड़े अत्याधुनिक हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले का भी उद्भेदन हुआ कि नहीं? तो जी ये मामला काफी संवेदनशील मामला था, क्योंकि वो जो थे वो मैंने पॉलिटिशियन परिवार से आते थे और एक बहुत बड़े ठेकेदार भी माने जाते थे। लेकिन अचानक जिस प्रकार से उनका नाम पूछकर और शूटर उनकी हत्या कर दी, आज तक उसका केस का किसी भी प्रकार का उद्भेदन नहीं हो पाया और ना ही अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई है। बताते चले कि उनके जो चाचा जी थे वो विधान पार्षद रह चुके कपिल देव प्रसाद, जो काफी नामी गिरामी व्यक्ति थे, और उनका अपना पेट्रोल पंप का खुद का भी है, ठेकेदारी का भी बिजनेस चलता है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से पूरी पेट्रोल पंप पर उनकी हत्या की गई और उसके बाद उस केस का अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ है और ना ही इस मामले में पुलिस कुछ बोलना चाह रही है। जी, तो आखिर इसकी वजह क्या है? खामोशी, लगातार आपराधिक घटनाएं। एसपी साहब अभी छुट्टी पे हैं आपके यहाँ, लेकिन आखिर वजह क्या है? लोग इस तरीके से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस एसपी साहब को कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, सरेआम बाइकर्स गैंग की गुंडागर्दी हो रही है, ऐसे जगह पर जहां मुख्यमंत्री हाल ही में राजगीर से वापस लौटे हैं। क्या स्थानीय लोगों को क्या लग रहा है कि आखिर अपराधी बेकाबू क्यों हो रहे हैं नालंदा में? देखिए संतोष जी, स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। हाल के दिनों में बताया जो राजगीर की घटना हुई थी उसके दूसरे दिन ही राजगीर के सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर यहाँ पर प्रदर्शन किया था, आगजनी किया था और यहाँ से एसपी और डीएसपी को हटाने की मांग किया था। लेकिन इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 2 दिनों के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन 2 दिन की बात को छोड़े 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लोगों में एक उबाल देखा जा रहा है। धीरे धीरे लोग जो उठते जा रहे हैं, जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब उनका परिवार घर वापस आ जाता है तब उनके परिवार वाला समझते हैं कि हमारा परिवार वापस लौटा है। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो उनके परिवार वालों को ये पता नहीं होता कि वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नालंदा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि नालंदा में जज साहब पर हमला हुआ है। बिहार में जज साहब पे हमला होना एक बड़ी बात है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उनके ड्राइवर से कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी थी, इस वजह से घटना घटी है। लेकिन आईजी ने पूरी रिपोर्ट मांगी है नालंदा पुलिस से। इसके अलावा आज हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस घटना को लेकर और सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। 23 तारीख को हाईकोर्ट में इस मामले में सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और पूरी सुनवाई होगी कि आखिर इस राज्य में जज न सुरक्षित रहा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है। चलिए, अब हम पूरे बिहार के अपराध पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों नहीं थम रहा है अपराध? सरकार वही है, सरकार के मुखिया वही है। पुलिस मुख्यालय में अधिकांश पुलिस अधिकारी वही हैं जो 2005 और 10 के दौरान बिहार में कानून का राज स्थापित किया था। फिर आखिर ऐसा क्या हो, किसकी नजर लग गई है बिहार को कि रोजाना कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं घट रही हैं? दरभंगा में बैंक लूट, दरभंगा में व्यापारी के यहाँ पे लूट होती है, सीसीटीवी फुटेज आता है, करोड़ों रुपए की सोने की लूट होती है। बेगूसराय में लगता है कि अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बैंक लूट, कल भी लूट की घटना घटी है, सोना चांदी के दुकानदार के यहाँ लूटपाट की घटना घटी है। मतलब आप अगर समझे तो लगातार प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार घटनाएं घट रही हैं, वैशाली में घटनाएं घट रही हैं लूट की, समस्तीपुर में लूट की घटनाएं हो रही है, हत्या की घटनाएं हो रही है। मतलब लग ऐसा रहा है जैसे अपराधी बेलगाम तो छोड़िए, लगता है कि कानून का राज है ही नहीं। इस तरीके से भयमुक्त होकर अपराधी अपने घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये स्थिति है। दरभंगा में जिस तरीके से पुलिसिंग हो रही है, आप तो ये समझिए, इन चीज़ों को सारा फुटेज मौजूद है सीसीटीवी का। कहा गया कि
हाजीपुर के सहनी गैंग का एक ने घटना को अंजाम दिया है। सहनी कोर्ट में सरेंडर करता है, एक वीडियो जारी करता है कि हम इस घटना में नहीं हैं। आनन फानन में पुलिस 5-6 लोगों को जेल भी भेज देती है। क्या तो ये लाइनर है, जबकि अमूमन होता ही है कि जब पूरा केस डिटेक्ट हो जाता है, जब सभी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तब इसके पीछे संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं, अपराधियों को किसने रखा अपने पास, या फिर अपराधियों को किसने बुलाया दरभंगा, क्योंकि सारे प्रोफेशनल अपराधी थे, तब उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हुई जिन पर संरक्षण देने का आरोप है। ये आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो जरा हम दरभंगा संवाददाता से हम बात करते हैं। हमारे साथ गिरीश जुड़ गए होंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ गिरीश जुड़े हुए हैं। गिरीश, जरा हम जानना चाहेंगे कि क्या जो दरभंगा में जो लूट हुआ है व्यापारी के, सोना व्यापारी के घर दुकान में, उस मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है, आई है सामने? मरगूब भी होगा पे? हमारे साथ गिरीश फिर से जुड़ गए हैं। गिरीश, अभी तक क्या प्रगति है? जो दावे किए जा रहे थे कि हाजीपुर के सहनी गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो सहनी के जो सरगना है वो कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। फिलहाल दरभंगा पुलिस क्या कह रही है? लगता है उससे संपर्क, अब हम मरगूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, ये अपराधी इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, पटना की बात करिए, मुजफ्फरपुर की बात करिए, छपरा सिवान की बात करिए, दरभंगा समस्तीपुर वैशाली की बात करिए, जमुई बांका की बात करिए, आज बांका में युवक की हत्या हो गई है। मतलब हर अगर इलाकों की बात करिए तो जैसे ऐसा लग रहा है कि पुलिस की दबिश है ही नहीं अपराधियों पर, बेलगाम हो गए हैं अपराधी। क्या वजह है? जबकि पुलिस मुख्यालय में अगर हम बात करें तो डीजीपी को छोड़ दें, बाकी तमाम अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं जो 2005 से 10 के बीच जिला के पुलिस कप्तान के रूप में बड़ी कार्रवाई उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह है मरगूब? देखिए संतोष जी, लगभग लंबा आपका भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है क्राइम के बीच को दरभंगा से लेकर के पटना तक देखने में। आप पुलिस मुख्यालय में बैठ करके मॉनिटरिंग करने, मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा धमक अगर होनी चाहिए अपराधियों में तो वो स्थानीय थाना और स्थानीय थाना की कार्य प्रणाली और स्थानीय थानेदार की होती है। एक समय आपको याद होगा संतोष जी, जब कुछ ऐसे थानेदार हुआ करते थे कि जिनका ढाबे में मोबाइल नंबर होता था और कहा जाता था यहाँ 4 आदमी मत बैठिए, यहाँ फलाना थानेदार जी आ जाएंगे तो फिर सब लोग जेल चले जाइएगा। लेकिन अभी का संतोष जी हालत पटना का मैं बात को एग्जाम्पल दे दूं, एक भी पटना का वैसा आदमी जो थाना के अगल बगल भी अगर होटल ढाबा कर रहा है जहाँ अपराधी बैठते हैं, वो थानेदार का नाम नहीं जानता है। देखिए धमक जो है वो नीचे से शुरू होती है, बिल्कुल पूरा का पूरा बेसलेस हो गया है, पूरा सिस्टम जो नीचे में है वो कोलैप्स हो चुका है। पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस बार बार, आप भी बोलते मैं भी बोलता हूँ कि फेल कर गया है। पहले लोग अपराधी के बारे में सूचना देते थे कि पार्क में ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए लोग जुटे हैं और वहां रेड होता था, उसके बाद अपराधी गिरफ्तार होते थे। लेकिन आप इधर बता दें पिछले 5 साल 6 साल में या 2-4 साल में आपने कब सुना है कि पार्क में रेड हुआ, लाइव रेड चल रहा है? ये जमाना चला गया। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं जो थानेदार की पोस्टिंग होती है, खास करके हम पटना में अगर बात करेंगे, एक थानेदार आपको कहीं रात में गश्ती में नहीं मिलेगा, एक डीएसपी गश्ती में नहीं मिलेंगे। जो उनके कार्य करने का शैली है वो शैली कहीं ना कहीं अपराधियों में वो डर खौफ पैदा नहीं कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि इनकी कोई शैली नहीं है और जो अपराधी जेल से निकल रहे हैं उन पर कोई मॉनिटरिंग नहीं। रवि गुप्ता का एग्जाम्पल लीजिए, आपको याद होगा आपसे अगर 2 साल 4 साल 5 साल पहले विकास वैभव एसएसपी थे, उससे पहले बच्चू सिंह एसएसपी थे, अमृतराज एसएसपी थे, एक बड़ा अपराधी गिरफ्तार होता था, हमें याद है कि उस थाने में और एसटीएफ के ऑफिस में पटना के एसएसपी पहुंचते थे। लेकिन रवि गोप गिरफ्तार हुआ, उसे पटना पुलिस को सौंपा गया, लेकिन एक डीएसपी रवि गोप से पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंचा। अतिशयोक्ति तो तब हो गई जब उसे ऐसे केस में जेल भेज दिया गया जिसमें कंप्रोमाइज लगा था और दानापुर के एसडीजीएम ने उसे बेल दे दिया
और पटना पुलिस सोच रही थी कि हम 2 दिन के बाद जाकर के उसे कई मामले में रिमांड कर लेंगे, उससे पहले वो जेल से निकल गया। अब बताइए इस मामले में आज तक किसी की जिम्मेदारी नहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन इस पर जरा पब्लिक ओपिनियन हम जानना चाहते हैं कि क्या पब्लिक ओपिनियन है, पटना के लोग क्या कहते हैं। जरा पहले इनकी बात सुन लेंगे, फिर हम अधिकारियों की बात सुनने के बाद हम फिर आपके पास पहुंचेंगे। तो जरा पब्लिक ओपिनियन क्या है, जरा ये भी आप सुन लीजिए। युवा हैं, आप एक क्या लगता है सरकार को क्या करनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो जुड़े हुए उससे। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे यूपी गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ पर डायरेक्ट क्राइम को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर स्टार्ट किया। बिहार में भी एनकाउंटर स्टार्ट कर देना चाहिए और चुन चुन के मारना चाहिए, ताकि लोग वहाँ जैसे जेल में खुद जाना चाहते थे, अपराधी जो भी प्रवृत्ति के लोग थे वो खुद चाहते थे कि जेल में चले जाए ताकि बाहर एनकाउंटर नहीं हो। वैसा खौफ पुलिस को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे अपराध खत्म होगा। सर पर जो भी लोग जागरूक हैं उनको और जागरूक करें, और मतलब जो भी थाना वगैरह जो भी है मतलब ज़्यादा ध्यान दें। पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को तो पहले से थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा तंदुरुस्ती दिखाए। अपने से प्रशासन मिला हुआ रहता है उसमें, क्राइम में तभी क्राइम होता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, उससे ज़्यादा होता है क्राइम। ये स्टेप जितने भी सीनियर्स हैं वो अपने अपने जूनियर्स के ऊपर कंट्रोल रखें, ठीक है। हर लेवल पे अगर कंट्रोल होगा फिर अपने आप क्राइम कंट्रोल। अगर मान लें अगर एसपी हो वो डीएसपी के ऊपर रखे, डीएसपी जो है प्रत्येक थाना के जो भी इंचार्ज हैं उनके ऊपर रखे, वो सारे एसएचओ पे रखे, एसएचओ अपने कांस्टेबल पे, तब जाके होगा कि हर लेवल पे अगर कंट्रोल करेंगे तभी जाके होगा। क्योंकि क्राइम जो होता है छोटे लेवल से अगर कंट्रोल हुआ तो हुआ, ऊपर वाले लेवल पे नहीं पहुँचता। के लिए जो निर्देश दिए गए हैं और विशेष रूप से पेशेवर अपराध कर्मियों पर निगरानी रखे जाना और गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाना, और साथ साथ जो हमारे अनुसंधान हैं, जो अनुसंधानित कांड हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई किया जाना। गिरफ्तारी जिसमें वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी आवश्यक है और लंबित है, उन पर जो है अभियान चला करके कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में पुलिस मुख्यालय का स्तर से लगातार इनका समीक्षा हो रहा है, सभी परिस्थितियों का समीक्षा हो रहा है। हर कांड में त्वरित कार्रवाई होकर के और उसका उद्भेदन हो रहा है। आगे पूरे बिहार की आम जनता से अपील है कि धैर्य बनाए रखें, जल्द से जल्द इस पर पूरा काबू पा लिया जाए। अब हम हमारे साथ गिरीश जुड़े हैं। गिरीश से एक सवाल है। गिरीश, जो लूट कांड हुआ है तुम्हारे यहाँ, क्या स्थिति है वहाँ पे? मतलब अभी तक क्या प्रगति हुई है? और कोई जो गिरफ्तारी हुई वो तो कहा गया कि अपराधी के लाइनर थे, बाकी जो एक सिलेंडर किया हाजीपुर में अपराधी, उसको लेकर क्या छापेमारी वगैरह चल रही है या क्या अपडेट है उसको लेकर अभी तक? जी देखिए, दरभंगा पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड में 7 लोगों को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसमें दरभंगा पुलिस ने दावा किया और जो मुख्य लाइनर की जो भूमिका निभा रहा था ये लोग गिरफ्तार हो गए। और मुख्य आरोपी मनीष सहनी को मान रही थी दरभंगा पुलिस, जो कल हाजीपुर न्यायालय में अपने आप को समर्पण कर दिया। अब दरभंगा पुलिस उसको रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है, जो उसको रिमांड पर लिया और सामान की बरामदगी का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी दरभंगा पुलिस के उसमें कई अभियुक्त ऐसे हैं जो दरभंगा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीम बना के अभी भी छापेमारी कर रही है। लेकिन पुलिस को अभी कहे तो इतनी बड़ी स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड हुआ, पुलिस अपना पीठ जरूर थपथपा रही है, जो हमने गिरफ्तार कर लिया, उद्भेदन की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दरभंगा पुलिस जो है बरामदगी अगर लूट हुई है तो उसमें से थोड़ा सा भी बरामदगी नहीं कर पाई है। चलिए गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, चीजों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इतनी बड़ी लूट हुई है। लाइनर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो माल की लूट हुई है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लूट में जो अपराधी शामिल हैं वो बरामद नहीं हुए। तो जब तक पुलिस अपराधी जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वहां तक नहीं पहुंचती है, अपराध रोकना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। एक दौर था पटना में भी जो गिरफ्तारी, रोजाना गिरफ्तारी होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, लेकिन अपराध नहीं रुकते थे। पटना में चीज़ें बदली हैं, अब अपराध का वो दौर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चोरी की घटनाएं घट रही हैं, आप एक दिन भी अपने अपार्टमेंट या आवास को छोड़कर बाहर गए तो आपका समझिए कि ताला टूटना तय है।
ये नहीं रुक रहा है। ये एक बड़ी बात है। जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। चलिए इस खास खबर के विशेष सेगमेंट को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबों का स्वागत है इस खास खबर के खास बुलेटिन में। जी हां, धान पर धमाल। धरने पर दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, असर बिहार में दिख रहा है। बिहार के दो कद्दावर मंत्री से जब बात नहीं बनी तो सीएम खुद आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि धान खरीदारी के लिए हम कमर कस चुके हैं और 3 वर्षों के बाद 30 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य रखा गया था। हालांकि कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इस बार 45 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य रखा गया। अब किसानों को एलपीसी भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो पहले मतलब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट कि आपका स्वामित्व, आप जिस धान को बेचने आए हैं उसके मालिक आप हैं, मतलब आप किसान हैं, अब ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इस छूट से ठीक है, ये कहा जा रहा था कि किसानों को जो बटाईदार किसान हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, तो आपको बटाईदार किसान वहां पहुंचते हैं क्या? धान सेंटर पर बटाईदार किसान की पहुंच है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। एलपीसी हटाने से किसको लाभ होगा, जरा ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीजों से इतर जरा पहले हम मंत्री जी की सुनते हैं और मुख्यमंत्री जी की सुनते हैं। उन्होंने धान खरीदारी को लेकर कहा क्या है, क्योंकि आग दिल्ली में लगी है और हम कह सकते हैं कि लाभ बिहार के किसानों को मिल जाए, इसकी तैयारी चल रही है। जरा सुनिए हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। कि वो रजिस्ट्रेशन करवाते थे ऑनलाइन और उसके लिए वो एलपीसी लेते थे, अंचलाधिकारी के यहाँ अंचल कार्यालय में दौड़ना, इससे उनको मुक्ति मिल गई। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पोर्टल में किसान हैं, वो सभी किसान आज सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर हैं। धान अधिप्राप्ति की जो तैयारी की है वो बहुत पहले से की है। आप समझ लीजिए कि 16 तारीख को सरकार आई, सरकार का शपथ हुआ, फिर विभागों का आवंटन हुआ और 26 तारीख होते होते सारा आवंटन पैक्स को चला गया जो राशि जानी थी। नवंबर महीने में पैक्स के लोगों ने कहा कि हमारा पैसा कई वर्षों से हमारा पैसा बकाया है, जब तक उसका भुगतान नहीं होगा हम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तत्परता के साथ कार्रवाई की। मुख्य सचिव ने उसी दिन शाम को यानी 29 तारीख को नवंबर 800 करोड़ रुपया उनका हिसाब होता था, वो रुपया उनका चला गया। अब पैक्स और व्यापार मंडल दोनों के पास और कोई बात नहीं रह गई थी, केवल धान क्रय के लिए अब उनको प्रचार प्रसार करके तैयार होना था। और नवंबर बीतते बीतते दिसंबर में प्रवेश करते हमारा क्रय केंद्र काम करने लगे। आज हम लगभग 2 लाख मैट्रिक टन के खरीद पर हैं। इसके टारगेट को भी बढ़ाया। पिछले साल का बात जो माननीय मंत्री ने कहा, तो आपको याद होगा कि पिछले साल बरसात कम हुई थी, तब समय पर बरसात नहीं हुआ था, तो दक्षिण बिहार में भयंकर रूप से हम लोगों ने डीजल सब्सिडी, किसानों के फसल के मारे जाने का भी कई एक करोड़ रुपया भुगतान करने का काम किया था। इस बार बरसात टाइम पर हुई है, फसल का उत्पादन जो कृषि विभाग का आकलन है उसके अनुसार बेहतर हुआ है, इसीलिए टारगेट भी हम लोगों ने 30 लाख मीट्रिक टन को बढ़ा के 45 लाख मीट्रिक टन करने का काम किया है।
चल रहा है यहाँ पर तेजी से आप समझ रहे हैं कि ये धान की कैसी खरीद हो रही है सरकार की तरफ से, तो आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं। 2006 में बिहार सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया था, जिस कानून के सहारे बिहार में एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार धान और गेहूं की खरीदारी करती थी। वो बंद हो गया। बिहार सरकार खुद खरीदने का निर्णय लिया और उस खरीदारी को लेकर क्या अनुभव रहे। हमारे साथ तमाम किसान हैं जिन किसान के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है बिहार के किसान में। पैक्स के माध्यम से हम खरीदारी करते हैं और पैक्स के सहारे ही हम किसानों तक उनका जो वाजिब मूल्य है वो पहुंचा देते हैं। हमारे साथ पैक्स के अध्यक्ष भी हैं, किसान भी हैं, तो हम शुरुआत पैक्स के अध्यक्ष से ही करते हैं। हमें ये बताइए कि सरकार कहती है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है यहाँ पे, वो उस व्यवस्था से दूसरे राज्यों के किसान को सीख लेनी चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर हम सारे किसानों का हम धान की खरीदारी कर लेते हैं पैक्स के माध्यम से। क्या वाकई में बिहार में पैक्स इस स्थिति में है कि किसानों से उस तरह से खरीदारी कर सके? 15 नवंबर से धान खरीदारी का समय रखा जाता है, दिसंबर भी बीत जाता है, जनवरी से धान खरीदारी होता है। किसान भाई जो हैं खून पसीना बहा करके धान उपजाते हैं और बिचौलिया के हाथ बेच देते हैं 1150-1200 के रेट में। पैक्स में 1868 रुपये रेट है, जो पैक्स के रेट से किसान वंचित हो जाते हैं। बहुत सा गरीब किसान है जो पैसा के अभाव में, शादी ब्याह खेती के अभाव में बिचौलिया के हाथ में 1150-1200 के रेट में बेच देते हैं। आप पैक्स के अध्यक्ष हैं, आपको क्या समस्या है? मतलब मान लीजिए कि जैसे सरकार घोषणा कर दिया कि 23 नवंबर से आप खरीदारी कीजिए। आप अभी हम आपके खलिहान में ही हैं, किसानों के खलिहान में हैं, आप खरीदारी करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? खरीदारी करने के लिए तैयार हैं तो अफसर लोग हैं जो सीसी अभी तक नहीं करवाए हैं, कोई भी व्यवस्था। पूरे पटना जिला में पैक्स के जो तो ये समस्या ये है कि आप 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की बात कर रहे हैं। उतनी मात्रा के धान को बोरा, जूट के बोरे में किसान को पैक्स के गोदाम तक पहुंचाना है। आपके पास बाजार में उपलब्ध है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि धान को जूट के बोरे में ही पैक्स के गोदाम तक पहुंचाना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो धान सूखा हुआ है कि नहीं, उसके निर्धारण को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, खबरें बिहार से यही आ रही है कि किसान अब 1500 में ऐसे लोगों को ही धान बेच दे रही है जो पैक्स के माध्यम से उनको ये पैसे मुहैया कराएगी। मतलब 1855 रुपया वो उठाएंगे, 1500 रुपया किसान को मिलेगा। मतलब 350 रुपये का बीच में गड़बड़ झाला चल रहा है। ये सच्चाई। और हमें लगता है कि सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि जो जिस उद्देश्य से वो 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य रखे हैं, जरा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे किसानों को कितना लाभ हो रहा है। चलिए से खास खबर की खास बुलेटिन को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।